हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं अपने इस वीडियो में आप सबको यूपी बोर्ड से संबंधित प्रश्नों को जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में मदद करेंगे उनके सॉल्यूशंस को लेकर के, संभावित प्रश्नों के सॉल्यूशंस को लेकर के मैं इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है और मुझे आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आप सबको पसंद आएगी। फ़िलहाल मेरे इस वीडियो में आप सबको बने रहने के लिए मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेंगे। यह वीडियो कुछ लंबा होगा, लगभग 1 घंटे या 1 घंटे से कुछ ऊपर भी हो सकता है। तो मैं कहना चाहूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप धैर्यपूर्वक जो है इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। तो फिलहाल मैंने 2 चैप्टर्स को लेकर के और उसमें प्रश्नों को सम्मिलित करके इस वीडियो को बनाया है और ज़्यादातर मैंने प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है ताकि आपका कम समय में अधिक से अधिक आपको लाभ मिल सके। तो फिलहाल बिना समय को गंवाए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। प्रश्न 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 987/10,500 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। अब इस प्रश्न को हमें बिना हल किए हुए, बिना भाग दिए हुए हमें ज्ञात करना है कि इसका प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती। आप जानते हैं कि विभाजित करने पर जो पूर्ण रूप से कोई भी परिमेय संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाती है बिना शेष आए हुए, तो वह परिमेय शांत होता है, वह परिमेय संख्या शांत होती है। और हम लगातार भाग देते जाएं और शेष आता रहे तो इस प्रकार के जो परिमेय संख्याएं होती हैं वह अशांत होती हैं। तो हमको फिलहाल यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और रुचिकर सवाल है कि हम 987/10,500 को बताने में यह बहुत कम समय लगेगा और उसको आप मेथड का यूज करके आसानी से बता सकते हैं कि इसका प्रसार क्या होगा। फिलहाल जो नीचे यह देखिए 987 है, 987/10,500 है, 10,500। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 10,500 का गुणनखंड सबसे पहले आपको करना होगा कि 10,500 का गुणनखंड क्या होगा। और 10,500 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आप देखेंगे कि 10,500 के गुणनखंड में हमें यह प्राप्त होता है 987 बटा, आप देखेंगे कि 987 बटा जो 10,500 है, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 फिर गुणा 5 फिर गुणा 5 और फिर गुणा 7, यह आपको मिलेगा। यह देखने में जो है बहुत ही अच्छा सवाल है। आप देख सकते हैं कि अगर हम 987 का भी अगर गुणनखंड करें तो 987 का भी गुणनखंड जो होगा वह हो जाएगा। 987 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 987 का गुणनखंड करने पर और 10,500 का जो यह गुणनखंड है हमारा आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। फिलहाल प्रक्रिया को हम थोड़ा समझाने देने की भी कोशिश करते हैं ताकि आप चीज़ को आसानी से भी समझ सकें। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले हम 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 पच्चे 10, 2 दूने 4, 1 शेष बचेगा, 2 पच्चे 10 और 0। फिर यह चूंकि इकाई का अंक 0 है, यह फिर 2 से विभाजित होगा, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10। अब इसमें आप देखें यह इकाई का अंक 5 है तो यह संख्या या तो 3 से कटेगी या तो 5 से कटेगी। फिलहाल हम 3 से काटते हैं तो 3 8 24, 2 शेष बचेगा, 3 7 21 और 3 पच्चे 15, या 875 हुआ। अब ये चूँकि फिर जो है यह 5 है, इकाई का अंक 5 है तो हम 5 से ही इसको भाग देते हैं। 5 करने 5, 3 शेष बचेगा, 5 7 35, 2 शेष बचेगा और 5 में 25। फिर इसको हम 5 से भाग देते हैं तो देखते हैं 5 3 15 और 2 और फिर 50 में
25 और फिर 35 में हम 5 से भाग देते हैं तो 5 सत्ते 35 और फिर 7 में 7 से भाग देते हैं 7 इकन्ने 7। तो इस तरह से आपने देखा कि जो 10,500 का अभाज्य गुणनखंड हो रहा है वह 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 7 हो रहा है। इसी तरह से आप 987 का भी गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं और 987 का जब गुणनखंड करेंगे तो 987 का गुणनखंड कुछ इस तरह से होगा। इसको आप देखें पहले कि 987 का गुणनखंड क्या होगा। 987 का जब गुणनखंड करेंगे तो 987 का यह गुणनखंड आप देख सकते हैं, यह हो जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6 और 2 शेष बचेगा 3 9 27। फिर यह आपका 329 हुआ और 329 के बाद आप देख सकते हैं कि इसको अगर गुणनखंड करें 3 9 27 3 दूनी 6 2 8 3 त्रिका 9 987 या फिर जो हो जाएगा आपका गुणनखंड अगर करते हैं 329 का तो यह भी आसानी से गुणनखंड होगा। और इसका गुणनखंड जब आप निकालेंगे तो इसका गुणनखंड निकालने पर आप देख सकते हैं कि यह 7 से कटेगा और 7 से जब काटेंगे तो 7 चौक 28 और 4 शेष बचेगा और 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 987 का गुणनखंड हो गया 3 गुणे 3 और गुणे 47 इकन्ने 47। तो आप देख सकते हैं कि 987 का जो गुणनखंड हुआ वह हुआ 3 गुणे 7 और गुणा 47 और बटा यह हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 7। अब यह 7 7 से कटेगा और यह 3 3 से कटेगा, बचा 47 बटा 2 गुणा 2 दो बार है 2 की घात और 5 गुणे 5 गुणे 5 5 पर 3 की घात। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 47 बटे 2 पर 2 की घात और 5 पर 3 की घात आया है। तो जब हर में 2 पर 2 की घात और 5 पर 3 की घात या कोई की घात, यह एक एग्जाम्पल केवल है कि 2 पर m के रूप का और 5 पर n के पावर का रूप का हो तो हमारा यह पूरी की पूरी संख्या जो होगी वह शांत दशमलव में होगी। यानी 987 बटे जो 10,500 है यह जो है आपका शांत दशमलव में आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो यह विभाजन का प्रक्रिया है यह हमने केवल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके और इसको आसानी से हल किया। अब इसका तरीका है यह, जैसे 2 पर n की घात इंटू 5 पर m की घात, अगर इस तरह का रूप आता है हर में डिनोमिनेटर में, अगर अभाज्य गुणनखंड इस रूप का है घातांक नियम के हिसाब से घातांकी की दृष्टिकोण से, तो वह जो प्रसार होगा जो हमारा प्रश्न दिया गया है वह शांत दशमलव में होगा। यानी 987 में 10,500 से हम भाग देंगे तो हमारा भागफल शांत दशमलव में आएगा। यानी वह 987 में 10,500 से भाग देने पर डिवाइड करने पर यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी और शेषफल के रूप में केवल 0 आएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि पर जो दी गई परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में जो हर का अभाज्य गुणनखंड है, हर का अभाज्य गुणनखंड वह किस रूप का है 2 पर पावर n के रूप का गुणा 5 पर m पावर के रूप का है। यानी 2 पर 2 की घात गुणे 5 पर 3 की घात का है। तो इस तरह से यह हमारा प्रसार क्या होगा, इसका जो प्रसार होगा यानी जो दशमलव प्रसार होगा वह दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका आप देख सकते हैं कि जो दशमलव प्रसार होगा वह दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इस तरह से इस पहले प्रश्न का हल हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर और दूसरे प्रश्न को भी आप आसानी से देख सकते हैं कि जो दूसरा प्रश्न है वह क्या है। दूसरा प्रश्न देखिए कुछ इस तरह का है। यह दूसरा प्रश्न भी शांत दशमलव को ही लेकर के है। शांत दशमलव प्रश्न जो तो है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी 124 बटे 164 या 131 बटे 30, 227 बटे 625 या 625 बटे 462।
अब हमें इन चारों प्रश्नों में से हमें एक विकल्प को ढूंढना है कि कौन सा विकल्प जो है शांत दशमलव के रूप में व्यक्त हो सकेगा। तो अब इसको अगर बारीकी से देखा जाए तो हमें 124 का एक बार अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, 164 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 131 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 462 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसमें 227 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसमें 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमें यह करने के लिए हमें अंश क्या, हमें कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है। 124 का नहीं करना है, 131 का नहीं करना है, 227 का भी नहीं करना, 625 का भी हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है। अब बाकी में चलें, 164 का अभाज्य गुणनखंड करके आप चेक कर सकते हैं, 30 का अभाज्य गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं, 462 का अभाज्य गुणनखंड चेक करके ज्ञात कर सकते हैं और 625 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब जो चूंकि हमारे पास परीक्षा में समय कम होता है तो हमें टेक्निक अपनानी पड़ती है। अब यहाँ देखिए, जो यह 30 है, यह 30 जो है 10 गुणा 3 का है। 30 जो है, 30 में जो संख्या 30 जो आ रहा है हर, इसका अगर गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 3 6 25 30, यानी इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त 3 भी आ रहा है। तो जब हर में 3 आएगा तो यह शांत दशमलव हो ही नहीं सकता, यह कतईन शांत दशमलव नहीं होगा। जब भी ये दशमलव होगा यह अशांत दशमलव होगा। तो यह हमारा विकल्प गलत हुआ। हमारे प्रश्न के हिसाब से वो शांत दशमलव को पूछ रहा है। अब आगे चलें, 462 का देखें। 462 को अगर हम देखते हैं तो यह 2 गुणा 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 इकन्ने 2, 231 आ रहा है। अब यह 231 गुणे 2 है तो 231 में इकाई का अंक देखिए 1 है। तो ये 231 में जब इकाई का अंक 1 है तो इसमें अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 नहीं आ सकता। इसमें अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 नहीं आ सकता। तो जब 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड इसमें नहीं आएगा तो ये निश्चित रूप से ये भी हमारी परिमेय संख्या शांत दशमलव नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं अगले विकल्प के लिए चल सकते हैं। अगले विकल्प में क्या चलेंगे, 164 को भी देख सकते हैं। इसका गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 8 16, 2 दूने 4, और फिर आप यहाँ चलें तो 2 गुणे फिर 82 का गुणनखंड 2 गुणे यह हो जाएगा 41, यानी 2 दूनी 4 और 4 गुणे 41। इसमें आप देखें जो 41 आ रहा है यह एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या इसमें 2 और 5 का कोई गुणनखंड नहीं आएगा। तो जब 2 और 5 का कोई गुणनखंड नहीं आएगा तो निश्चित रूप से ये भी हमारी जो है परिमेय संख्या शांत नहीं हो सकती। अब हम चलते हैं 625 पर। 625 को अगर देखें तो यह 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 50 में 25 बच्चे 125 बटे 25, यानी 5 पर 4 की घात और यहाँ 2 पर 0 की घात आ जाएगी, क्योंकि 2 पर 0 की घात का मान 1 होगा। तो इस गुणनखंड में 625 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह 2 पर पावर 0 की घात और 5 पर पावर 4 की घात, यानी यह जो 625 है यह 625 2 पर n की घात गुणे 5 पर m की घात के रूप का है। तो निश्चित रूप से हमारा विकल्प 3 जो है वह सही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा विकल्प 3 है यह करेक्ट है। विकल्प 3 227 बटा 625 जो है शांत दशमलव होगा। इसका प्रसार जो होगा वह शांत दशमलव में है। यह जो है शांत दशमलव में है। अब ये फिर एक बार मैं दोहराने की कोशिश करूँगा कि इस प्रश्न को, कि चूँकि शांत दशमलव संख्या में हमें व्यक्त करना है तो आप 164 का आपने गुणनखंड किया तो 2 गुणा 2 गुणा इसमें 41 आ गया। इसमें कोई 5 का अभाज्य गुणनखंड का के रूप का नहीं है और 41 स्वयं में अभाज्य संख्या है, तो यह हो ही नहीं सकता। 462 का गुणनखंड किया गया, चूँकि इकाई का अंक 1 आ रहा है तो इसमें जो है 5 का कोई गुणनखंड सम्मिलित नहीं है। तो जब 5 का कोई गुणनखंड नहीं सम्मिलित है तो और फिर इसमें
जो है 2 का भी कोई गुणनखंड सम्मिलित नहीं है। तो जब 2 और यहाँ केवल 2 का गुणनखंड सम्मिलित है, लेकिन इसमें कोई 5 का गुणनखंड सम्मिलित नहीं है। तो जब 5 का गुणनखंड नहीं सम्मिलित है तो ये जो है हमारा विकल्प जो 164 का है ये भी नहीं होगा। और इसमें भी हमने बता दिया कि चूंकि इसमें 3 आ रहा है, 2 और 5 तो अब गुणनखंड के रूप में आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, लेकिन 131 में कोई 3 का गुणनखंड नहीं जो 3 इस 3 से वह विभाजित हो सके। तो निश्चित रूप से यह भी परिमेय संख्या जो है शांत दशमलव नहीं है। तो कुल मिला जुला करके हमारा जो आंसर होगा वह 227/625 ही शांत दशमलव में होगा। तो इस तरह से हम इस प्रकार के प्रश्नों को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। आप तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जो है संख्या 0.666 ... को p/q के रूप में प्रदर्शित करना है। यानी इस संख्या को हमें परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित करना है। तो परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम देखते हैं हमारी जो दी गई संख्या वो यह है 0.666 ... को हमें p/q के रूप में प्रदर्शित करना है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.666 और ... इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम इसमें 10 से गुणा कर लेते हैं। 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर लीजिए। तो 10 से जब दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 10x बराबर, जब इसमें गुणा करेंगे तो यह 0.1 अंक इधर भाग जाएगा और तब 10 से गुणा करने पर होगा 6.66 और ... यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें 10 से गुणा किया हमने तो 6.66 हो गया। 10 से गुणा इसमें करेंगे 0.66 में जब 10 से गुणा करेंगे तो इसके जो है यह दशमलव हमारा एक स्थान जो है वो दाईं ओर सरक जाएगा, तब होगा 6.66। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, और जब हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 10x में से x घटा लेंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो 10x में से x को घटा लेंगे और 6.66 में से हम घटा लेंगे किसको 0.666 को, इसको इस तरह से घटा लेंगे। तो 10x में से x घटाएंगे 9x होगा, यह 9x हो जाएगा और 6.66 में से 0.66 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6। 0.66 चूँकि ये डॉट है तो 0.66 में से 0.666 ये घट करके सब शून्य हो जाएगा। यह हमारा बचेगा केवल यह जो दशमलव के बाईं तरफ 6 है, यह 6 बचेगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा कितना 6/9। x बराबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा x बराबर 6/9 हो जाएगा। यह हो जाएगा 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 यानी 2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर हो जाएगा 2/3। यानी हमारी जो परिमेय संख्या होगी p/q के रूप में, वह p/q के रूप में जो होगी परिमेय संख्या 2/3 होगी, यानी p/q बराबर हो जाएगा 2/3। तो यह इसका सॉल्यूशन हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका सॉल्यूशन जो है बहुत ही आसानी से हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 4 पर और प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं कि कैसे लगता है। प्रश्न हमारा 4 है बहुपद से संबंधित। अब हम बहुपद पर आते हैं और बहुपद के शून्यकों का यह जोड़फल से संबंधित प्रश्न है। और ये प्रश्न 4 यह है कि बहुपद 3x वर्ग, बहुपद जो है बहुपद हमारा 3x वर्ग धन 5x माइनस 2 के शून्यकों का जोगफल है। क्या पहला है 5, दूसरा है ऋण 2/3, तीसरा है ऋण 5/3 और चौथा है 3/5। अब इस बहुपद में शून्यकों का जोगफल ज्ञात करने के लिए यह शून्यकों का
जो जोगफल कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसको निकालना बहुत ही आसान है। इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है, हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं, यह जो है आसानी से आ जाएगा। बहुपद जो है हमारा क्या है, 3ax वर्ग धन 5ax माइनस 2 है। यह बहुपद है। इस बहुपद के शून्यकों का हमें जोगफल ज्ञात करना है। तो शून्यकों का जोगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शून्यों का जोगफल बराबर हो जाता है -b/a। अब b क्या है, इसमें देखिए, इसमें यह हमारा जो है a है और यह जो है b है और जो c है यह ऋण 2 है। यानी a 3 है, b का मान 5 है और c का मान ऋण 2 है। अर्थात a बराबर है 3, b बराबर है 5 और c बराबर है ऋण 3। तो इस तरह से यह प्रश्न है। अब हमारा जोगफल क्या होगा, b की जगह हम यहाँ 5 रखेंगे, या जो b का मान 5 है 5 और बट्टा a की जगह हम 3 रखेंगे 3। तो हमारा जवाब क्या हुआ, ऋण 5/3। आप देख सकते हैं कि हमारा तीसरा विकल्प जो है ये सही है। तीसरा विकल्प जो है सही है, ऋण 5/3। तो शून्यकों का जोगफल ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं, -b/a बराबर -5/3। यानी -b/a का मतलब क्या हुआ कि यह हो जाएगा। इससे आप देख सकते हैं कि हमारा सूत्र क्या बनता है जोगफल का। ये जोगफल का यह सूत्र होता है, जो जोगफल होता है यह जोगफल का सूत्र है -b का मतलब x का गुणांक, जो x का गुणांक होता है उसको लिख देते हैं, और बट्टे जो x² है इसका गुणांक लिख देते हैं। x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, तो भी हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। x का गुणांक है 5, हम लिख लेंगे 5 बट्टे x² का गुणांक है 3, हम इसको लिख लेंगे 3। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न हुआ यह ऋण 5/3 इसका हल हो गया, यह शून्यकों के जोगफल का। तो इस तरह से आप बोर्ड की परीक्षा में अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं और इस तरह के प्रश्न अगर आपके दिमाग में बैठे हुए हैं, आपने रिवाइज किया हुआ है, तो प्रश्नों को हल करने में बहुत ही सुविधा होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को आप बहुत ही रुचिकर ढंग से और बहुत ही धैर्यपूर्वक आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। फिलहाल हम चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ, और 5वां प्रश्न देखिए जो है कुछ इस तरह का है। 5वां प्रश्न हमारा क्या है, 5वां प्रश्न ये है। प्रश्न 5 है, x² ऋण 2x ऋण 3 के शून्यक होंगे। अब हमें बोर्ड की परीक्षा में इस तरह के जो विकल्प हैं और विकल्प दिए गए हैं, और इसको अगर हम विधिवत हल करते हैं तो हल करने में हमारा ज़्यादा समय खर्च होता है, और हमें बोर्ड की परीक्षाओं में अपने समय को, कंपटीशन की परीक्षाओं में अपने समय को बचाना रहता है। तो जहाँ विकल्प की बात आती है, मल्टीपल चॉइस की जहाँ MCQ की बात आती है, तो MCQ के क्वेश्चंस में हम ज़्यादातर अपनी टेक्निक का उपयोग करते हैं। और यहाँ हम जो देख रहे हैं कि हमारा सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, x² - 2x - 3। अब इसके शून्यक पूछ रहा है, यानी इसके मूल पूछ रहा है। शून्यक को हम मूल भी कहते हैं। शून्यक को क्या कहते हैं, हम मूल भी कहते हैं। तो यह शून्यक के इस समीकरण का हमें शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें इन विकल्पों में से कौन होगा, तो बारीकी से देखें कि अचर पद हमारा 3 है। अचर पद क्या है, अचर पद ऋण 3 है, और जो x का गुणांक है, जो x का जो गुणांक है, x का गुणांक कितना है, ऋण 2 है। हमारा अचर पद ऋण 3 है और x का जो गुणांक है वह ऋण 2 है, और यहाँ x² का गुणांक 1 है। x² का गुणांक 1 है। मैं जो कहना चाहता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, x² का गुणांक 1 है। तो जब इस तरह का कोई प्रश्न आए बोर्ड की परीक्षा में या किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में, अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है जहां x² का गुणांक 1 है, x का गुणांक कुछ दिया हो और अचर पद कुछ दिया हो, तो हम यहाँ
एक बहुत ही जो सिंपल तरीका अपनाते हैं, चूँकि अचर पद ऋण 3 है और यक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 1 है, तो हम केवल अचर पद और यक्स के गुणांक पर ध्यान देंगे। यहाँ देखिए अचर पद 3 है और उससे 1 कम यक्स का गुणांक जो है वह ऋण 2 है। उससे कम अचर पद हमारा क्या है? अचर पद हमारा ऋण 3 है और यक्स का जो गुणांक है वह ऋण 2 है, यानी 3 से 1 कम क्या है? 2 है। 1 से कम जो है वह क्या है? 3 से जो कम है वह 1 कम यह 2 है, यानी 3 से यह कम 2 है। तो जो अचर पद हमारा 3 है यही एक मूल हो जाएगा, यही एक मूल हो जाएगा, लेकिन यह ऋण जो है यह +3 में होगा। एक शून्यक यही हो जाएगा। दूसरा शून्यक क्या होगा? दूसरा शून्यक जो होगा वह आपका जो अचर पद 3 है उससे यह 1 कम हुआ है, चूँकि यह भी ऋण है, यह भी ऋण है, ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, दोनों ऋण है। तो हमारा जो दूसरा मूल होगा वह जो दूसरा मूल होगा आपको कुछ नहीं करना है, 3 में से 2 घटा दीजिए, 1 हो जाएगा और यह ऋण में होगा। या यूँ कह सकते हैं, हम ऐसे भी इसको लगा सकते हैं, ऋण 3 में यह जो ऋण 2 है इसको धन 2 करके जोड़ दीजिए, यह ऋण 1 हो जाएगा। तो हमारा एक मूल धन 3 होगा और दूसरा मूल ऋण 1 हो जाएगा। यानी तब हमारा विकल्प कौन होगा? हमारा विकल्प होगा तीसरा। यह जो तीसरा विकल्प है 3 ऋण 1, यही इसका मूल होगा, यानी यक्स स्क्वायर ऋण 2 यक्स ऋण 3 के शून्यक होंगे 3 और ऋण 1। इसी तरह से एक हम उदाहरण बल्कि और समझा देते हैं, आप उदाहरण कौन देखें। जैसे मान लीजिए यक्स स्क्वायर ऋण 5x और ऋण 6 है। यक्स स्क्वायर ऋण 5x ऋण 6 है। अब चूँकि यह जो 5x है और 6x, जो 6 है और 5 है, यहाँ चूँकि 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 3, यहाँ गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 3। तो 2 और 3 का गुणनखंड होने पर चूँकि यह भी ऋण है और यह भी ऋण है, तो इसका एक मूल क्या होगा? इसका एक मूल 6 होगा और जो दूसरा मूल होगा वह दूसरा मूल ऋण 6 में आप धन 5 को जोड़ दीजिए, यानी ऋण 1 लिख दीजिए। तो इसका एक मूल हो जाएगा 6 और दूसरा मूल क्या हो जाएगा? ऋण 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम बड़ी ही आसानी से जो है हल कर सकते हैं कि इनके मूल क्या होंगे। यह जो है आपने देखा कि यक्स स्क्वायर ऋण 5x और ऋण 6 का जो मूल हुआ वह कितना हो गया? यक्स स्क्वायर ऋण 5x ऋण 6 का यक्स स्क्वायर ऋण 5x ऋण 6 का एक मूल हो गया 6 और दूसरा मूल हो गया ऋण 1, क्योंकि 6 से 1 कम या 5 है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसी तरह से चाहे तो हम एक और उदाहरण लेते हैं। यक्स स्क्वायर -7x -8 है। अगर इसका मूल हमें ज्ञात करना हो, चूँकि 8 से 1 कम 7 है और यह दोनों ऋण हैं, तो हमारा इसका एक मूल क्या होगा? ऋण 8 धन हो जाएगा और दूसरा मूल क्या होगा? दूसरा मूल जो हो जाएगा ऋण 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से बिना हल किए हुए MCQ टाइप के क्वेश्चंस में आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की ओर, और 6वां क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। द्विघात समीकरण जो है वह देखिए, द्विघात बहुपद जो है हमारा यक्स स्क्वायर धन 7x धन 12 के शून्यक हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में आप देख सकते हैं कि जो हमारा यह हल है, हमें इसको भी बड़ी आसानी से बिना हल किए हुए हम शून्यक निकाल सकते हैं। यहाँ क्या है? यक्स स्क्वायर धन 7x धन 12 है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि जो 12 है इसका गुणनखंड होगा 4 गुणे 3, 4 3 12, और 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा क्या? 7।
यानी 12 का गुणनखंड, यह जो 12 अचर पद है इसका गुणनखंड हो गया 4 गुणे 3, और यह जो 7 है 7 हम 4 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। अब चूंकि इसमें सभी पद धनात्मक हैं तो हमारा इसका पहला शून्यक, ध्यान दीजिएगा, ये इसका पहला शून्यक जो 4 है वह ऋण 4 होगा, और जो दूसरा शून्यक होगा वह दूसरा शून्यक जो 3 है वह ऋण 3 होगा। चूँकि सभी पद इसमें, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, सभी पद धनात्मक हैं, तो जब किसी भी द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद में सभी पद धनात्मक हों और गुणनखंड, अचर पद का गुणनखंड करने पर जो गुणनखंड आते हैं उन गुणनखंडों को जोड़ने पर जो x का गुणांक है अगर उसके बराबर होता है तो हम सीधे सीधे शून्यकों को माइनस में करके लिख सकते हैं। यानी 12 का गुणनखंड हुआ 4 गुणे 3, ध्यान दें मेरी बात पर, गुणनखंड 12 का गुणनखंड हुआ 4 गुणे 3, और 4 में 3 को जोड़ रहे हैं तो x का गुणांक हमें 7 मिल रहा है। तो जब x का गुणांक जो 7 है वह 4 और 3 को जोड़ने पर आ जा रहा है और 12 को गुणनखंड कर रहे हैं 4 गुणे 3, हमें यहाँ 2 छक्के 12 नहीं लेगा ना, क्योंकि 2 गुणे 6 अगर लेंगे 12 तो 2 में 6 जोड़ेंगे 8 होगा, तो यहाँ 8 है नहीं। अगर यहाँ x का गुणांक 8 रहता तो हम 2 गुणे 6 लेते। अगर यहाँ x का गुणांक 8 रहता तब, फिलहाल अभी उसको हम नीचे स्पष्ट करते हैं। तो चूंकि 4 में 3 से गुणा करने पर हमारा गुणनफल हुआ 12, और 4 में 3 जोड़ रहे हैं तो हमारा जोगफल हुआ 7, यानी x का गुणांक 7 4 में 3 जोड़ने पर हुआ और 12 को 4 गुणे 3 करने पर आया, तो हमारा इसका शून्यक होगा ऋण 4 और ऋण 3। एक अन्य उदाहरण लेकर के हम इसको समझाते हैं और बताने, जैसे x² ऋण 8x, और इसी प्रश्न को हम ले लेते हैं ऐसे 12। अब 12 का गुणनखंड हम ये भी कर सकते हैं 2 छक्के 12, और फिर 2 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 8, यानी x का गुणांक 8, यह 8 इससे मेल खाया और यह 12 हमारा इससे हो गया। और चूंकि इसमें सभी पद धनात्मक हैं तो इसका पहला शून्यक जो पहला मूल होगा, जो फर्स्ट मूल है वह फर्स्ट मूल हो जाएगा ऋण 6, हम ऋण 2 भी लिख सकते हैं, और जो हमारा दूसरा मूल होगा वह हो जाएगा ऋण 2। तो इस द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे, एक होगा ऋण 6 और एक होगा ऋण 2। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जहां सभी पद धनात्मक हों और इस तरह की कंडीशन बनती हो तो आप MCQ टाइप के क्वेश्चंस में बिना हल किए हुए हम आसानी से मूल जो है वह मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा इस प्रश्न के हिसाब से हमारा विकल्प कौन होगा? हमारा विकल्प होगा चौथा, यानी हमारा चौथा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प, इसके मूल ऋण 3 और ऋण 4 होंगे। हमारा यह आंसर होगा, यह आंसर हो जाएगा कौन? ऋण 3 और ऋण 4। अब हम चलते हैं अपने अगले 7वें क्वेश्चन पर, और 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 7वां क्वेश्चन भी जो द्विघात समीकरण से ही है, और यह द्विघात समीकरण आप देख सकते हैं कि क्या है। यह जो है, यहाँ देखिए, यह द्विघात समीकरण जो है कुछ इस तरह का है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का जोगफल और गुणनफल ऋण 3 और 2 है। इसमें शून्यकों का गुणनफल, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी यहाँ द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग भी दिया है और गुणनफल भी दिया है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे? यह हम लिखते हैं जोगफल। जोगफल हमारा है जोगफल है ऋण 3। गुणनफल कितना है? गुणनफल है 2। तो हमारा द्विघात समीकरण इस तरह से हम इसको निकालते हैं। द्विघात समीकरण x² माइनस जोगफल, यह जोगफल, और फिर लिख लेंगे x प्लस गुणनफल बराबर 0। हमारा यह द्विघात समीकरण बनेगा। और द्विघात समीकरण में x² माइनस जोगफल हमारा कितना है? ऋण 3, तो इसको लिखेंगे ऋण 3x, और धन गुणनफल कितना है? 2, तो गुणनफल की जगह 2 बराबर 0। x² और ऋण का ऋण में गुणा करेंगे धन 3x और धन 2, तो हमारा यह द्विघात समीकरण बन जाएगा बराबर 0। तो इस तरह से हमारा द्विघात समीकरण हुआ।
जिसके जोग और गुणनफल ऋण 3 और 2 हैं। तो हम इस सूत्र का यूज करके बड़ी ही आसानी से किसी भी जोगफल और गुणनफल दिए रहने पर हम द्विघात बहुपद यानी द्विघात समीकरण को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और आपने देखा भी कि इसको आसानी से निकाल भी लिया गया। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए और भी प्रश्न दिए हों तो हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर जोगफल दिया गया है, मूलों का जोगफल, एक प्रश्न और लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मूलों का जोगफल मान लीजिए सिर्फ 10 है, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का जोगफल और मूलों का गुणनफल, मूलों का जोगफल है 10 और मूलों का गुणनफल है 16। तो हम इसके आधार पर जो द्विघात समीकरण निकालेंगे वह इस तरह से हो जाएगा। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण यह हो जाएगा x² माइनस मूलों का जोग, मूलों का जोग, और यह हो जाएगा इंटू x प्लस गुणनफल, प्लस गुणनफल बराबर 0। अब x² ऋण मूलों का जोग कितना है 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 10x, और धन गुणनफल कितना है 16 बराबर 16 बराबर 0। तो इस तरह से हमारा द्विघात समीकरण बना x² माइनस 10x और प्लस 16। तो इस तरह से यह 7वां प्रश्न हुआ। अब हम 8वें प्रश्न को लेते हैं, और 8वें प्रश्न में देखिए क्या है। 8वां प्रश्न कुछ इस तरह का है। एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का जोगफल और गुणनफल क्रमशः 9 और 18 है। तो अब वही हमारा प्रश्न है, फिर जोगफल कितना दिया है, जोगफल, जोगफल हमारा है 9 और गुणनफल कितना है, गुणनफल, गुणनफल हमारा है 18। अब हम द्विघात समीकरण आसानी से लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पीछे अभी बताया। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण x² माइनस मूलों का जोग, मूलों का जोगफल इंटू x प्लस गुणनफल, प्लस गुणनफल बराबर हो जाएगा 0। अब आप देखें x² माइनस जोगफल कितना है 9, तो यहाँ 9 और फिर यह x लिख लेंगे, प्लस गुणनफल की जगह हम इसको रखेंगे 18। यह जो 18 है यहाँ गुणनफल की जगह रखेंगे तो यह हो जाएगा 18 बराबर हो जाएगा 0। यानी जोगफल की जगह लिखेंगे 9 और फिर x गुणांक है x² माइनस 9x, और मूलों जोगफल की जगह 9 और इंटू x और प्लस गुणनफल की जगह 18। तो हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया, जो कि इस तरह के बोर्ड परीक्षाओं में छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से और आसानी से हल करके आप बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंकों को अर्जित कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 7 के मूलों का जोगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। जो 8वां प्रश्न अभी मैंने बताया उसकी उल्टी प्रक्रिया में यह है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 7 के मूलों का जोगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, वो गुणन क्या होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ है 4x² प्लस 9x प्लस 7, यह हमारा द्विघात समीकरण है, दिया गया द्विघात समीकरण है, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण है। अब हमें निकालना है मूलों का जोगफल, तो जोगफल बराबर होगा, जोगफल, जोगफल बराबर होगा, क्या होगा, माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब आप देख सकते हैं माइनस x का गुणांक 9 है तो हम 9 लिखेंगे, बटे x² का गुणांक यह 4 है, हम 4 लिख लेंगे। हमारा जवाब क्या होगा, ऋण 9/4। यह हमारा जोगफल निकल गया। फिर हम गुणनफल भी निकाल सकते हैं। गुणनफल क्या होगा, गुणनफल, गुणनफल निकालने के लिए हम लिखेंगे अचर पद, गुणनफल जो होगा वह अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद इंटू x² का गुणांक। तो अचर पद हमारा क्या है, अचर पद हमारा 7 है, तो अचर पद 7 बटा
अचर पद 7 बटा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वह 4 है, तो हम लिखेंगे बट्टे 4। तो हमारा क्या हो गया, एक्स 7 बट्टे 4 हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम किसी भी द्विघात समीकरण के दिए रहने पर मूलों को का जोगफल और गुणनफल भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब 9वें क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 10वां क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। यदि किसी द्विघात समीकरण के शून्यक अल्फा व बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 9 और अल्फा बीटा बराबर 20 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा। अब चीज़ देखिए वही है, द्विघात समीकरण, किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं और उन दोनों मूलों को जोड़ने पर और गुणा करने पर अगर यह प्रश्न हमको दिया हुआ है तो हम द्विघात समीकरण को आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ देखिए द्विघात समीकरण क्या होगा, हम लिखेंगे द्विघात समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल बराबर हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा धन बीटा यानी जोगफल दिया हुआ है तो 9x, अल्फ़ा बीटा गुणनफल दिया हुआ है 20, तो बराबर 20 बराबर हो जाएगा 0। तो हमारा यह द्विघात समीकरण हो गया, बहुत ही संक्षिप्त में, जो कि 1 या 2 नंबर के प्रश्नों में इस तरह के आते हैं। तो द्विघात समीकरण बराबर हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का जोगफल इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और बीटा की जगह हमने रख दिया 9, हमारा हो गया 9, और अल्फ़ा बीटा की जगह हो गया 20, तो हमने रखा 20। यह हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब आगे चलते हैं हम 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है, किसी द्विघात समीकरण की मूलों की संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि जानते हैं, चूँकि द्विघात समीकरण में, किसी भी द्विघात समीकरण में उसमें चूँकि x पर या किसी चर पद पर जो होती है वह 2 की घात होती है, तो उसके मूल जो होते हैं वह मूलों की संख्या 2 होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प 2, मूलों की संख्या 2। किसी भी द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या 2 ही होती है। अगर वह त्रिघात समीकरण का है तो उसके मूलों की संख्या 3 होगी, अगर चतुर्थ घात का समीकरण है तो उसके मूलों की संख्या 4 होगी। तो इस तरह से हम प्रश्नों को लगा सकते हैं आसानी से। फिर 11वें प्रश्न के बाद हम 12वें प्रश्न को देखते हैं कि यदि द्विघात समीकरण के शून्यकों में से एक शून्यक ऋण 3 है तो दूसरा शून्यक ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक ऋण 3 है तो दूसरा शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हमको द्विघात समीकरण दिया गया है, इसको पहले लिख लेंगे। द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। अब इसको मान लेंगे बराबर 0 मान लेंगे, चूँकि इसका एक शून्यक दिया हुआ है, एक मूल दिया हुआ है ऋण 3, तो x की जगह हम 3 रख लेंगे। x बराबर ऋण 3, एक मूल दिया हुआ है, यह एक शून्यक दिया हुआ है, तो x की जगह हम ऋण 3 रखेंगे। x बराबर ऋण 3 रखने पर, तो जब हम ऋण 3 रखेंगे तो k-1 और यह हो जाएगा ऋण 3 का वर्ग धन k इन गुणे 3 धन 1 बराबर 0। अब यह हो जाएगा k-1 ऋण 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हम यहाँ रख लेंगे, तो 9k-1 होगा। 9k-1 प्लस इसको कर लेंगे 3k और प्लस 1 बराबर 0। अब 9 से गुणा कर लेंगे, 9k-9 इकन्ने 9 धन 3k धन 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ाते हैं। 9 में 3k यानी 9 के 3k जोड़ लेंगे, 9 3 हो जाएगा 12k, 9 में से 1 घट जाएगा, माइनस हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 0। फिर जो हो जाएगा 12k बराबर -0 धन 8, इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 12k बटे 8 हो जाएगा, यानी 12k बराबर हो जाएगा 8, इसलिए k बराबर हो जाएगा 8 बटे 12। यह हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, यह मान आएगा 2 बटे 3। तो k का मान आ गया 2 बटे 3। अब चूंकि k का मान 2 बटे 3 आया तो इस k के मान को हम इसमें आसानी से रख करके यह एक जो है क्या बना लेंगे, यह एक द्विघात समीकरण बना लेंगे।
यह जो है आसानी से द्विघात समीकरण बना करके हम इसको हल कर सकते हैं। या इसका एक तरीका और है, हम यहाँ मूलों का योग कर लेते हैं, मूलों का योग। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल बराबर हो जाएगा, मूलों का योगफल बराबर हो जाएगा माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक। तो x का गुणांक हमारा k है और बटे x स्क्वायर का गुणांक k माइनस 1 है। यह मूलों का गुणनफल हो गया। मूलों का योगफल माइनस k बटे k माइनस 1 हो गया। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अगर लेते हैं तो मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अचर पद, अचर पद है 1, हम यह 1 लिख लेंगे, अचर पद 1 बटे x स्क्वायर का गुणांक k माइनस 1 है। तो इस तरह से देखें आप, मूलों का योगफल माइनस k बटे k माइनस 1 और मूलों का गुणनफल बराबर 1 बटे k माइनस 1। अब यहाँ आसानी से हम जो है मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल, तो मूलों के गुणनफल में अगर हम एक मूल मान लें अल्फ़ा है और दूसरा मूल बीटा है, माना अल्फ़ा, माना पहला मूल अल्फ़ा दूसरा मूल बीटा, तो 1/k माइनस 1 हो जाएगा। हम इसको तिरछा गुणा कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं मूलों का गुणनफल यह और मूलों का योगफल यह हो गया, मूलों का गुणनफल यह हो गया। तो अल्फ़ा बीटा हम केवल गुणनफल पर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/k माइनस 1। अब हम इसको तिरछा गुणा कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा k माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1। और चूंकि एक मूल ऋण 3 दिया हुआ है तो मान लिया कि अल्फ़ा बराबर ऋण 3, अल्फ़ा बराबर 3 और k बराबर आया है 2/3, k बराबर आया है 2/3। तो अब इन दोनों मानों को हम रख लेते हैं, इन दोनों मानों को हम रख लेते हैं। अल्फ़ा की जगह -3, फिर बीटा और k का मान हो गया 2/3 माइनस 1 बराबर 1। अब यहाँ पर देखें ऋण 3 बीटा गुणे ऋण 3 बीटा, 3 इकन्ने 3, 2/3 में से 1 घटाएंगे तो यह आएगा ऋण 3 1/3 बराबर हो जाएगा 1। 3 से यह 3 कट जाएगा, ऋण का 1 में गुणा करेंगे ऋण ऋण गुणा धन हो जाएगा, तो बीटा बराबर आ जाएगा 1। यानी हमारा दूसरा मूल क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से दूसरा शून्यक हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और इसको ज्ञात करने में हमें कोई कठिनाई नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन 12 प्रकार के जो प्रश्नों को मैंने हल कराया है, इसको आप वीडियो को बार बार पीछे ले जा करके देख करके आप आसानी से प्रश्नों को समझ सकते हैं। फिलहाल अगर नहीं कोई प्रकरण समझ में आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आपके प्रश्नों को पुनः समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ मैं अपने अगली वीडियो में पुनः परीक्षोपयोगी सीरीज के साथ बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्नों के साथ हम चैप्टर वाइज कई चैप्टर को 2 चैप्टर 3 चैप्टर जितना भी संभव हो सकेगा उसके हिसाब से लेकर के उपस्थित रहेंगे, अपने वीडियो को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, कल्याणकारी हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।